तो सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देहात में ये कहावत बहुत ही मशहूर है। यानी जो शक्तिशाली होता है वही किसी भी वस्तु का मालिक भी होता है, वही हो सकता है। एक और भी कहावत है गांव की ही कि गरीब की जो रूह सबकी भुजाए। ये दोनों कहावतें हमारे देश पर आजकल चरितार्थ हो रही हैं। एक तरफ चीन है जो हमारी भूमि पर काबिज हो गया है आकर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने हमें मुगालते में रख करके हजारों किलोमीटर की भूमि को कब्जा लिया है। वो फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आकर फिंगर 4 पर मौजूद है और ये लगभग 8 किलोमीटर का दायरा है। लेकिन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने अपना जाल बिछा दिया है। हमारे प्रधान सेवक अभी भी इतनी गंभीर परिस्थितियों में भी पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। यानी उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें हमारे सीमाओं की चिंता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आगामी राज्यसभा के चुनाव में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत लें, किस पार्टी के विधायक को खरीदें, किस पार्टी के विधायक को खरीद करके उसका रिजाइग्नेशन दिलवाएं ताकि हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो। यानी कि हमारे मकान पर दूसरा आदमी जो जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं वो काबिज होने के फिराक में है और हमारे मकान के हद तक भी आ गया है, बल्कि वो दालान तक भी आ गया है। सिर्फ मकान में घुसना बाकी है। तो वो स्थिति को संभालना चाहिए, लेकिन नहीं संभाली गई। हमारे जो केंद्रीय सत्ता में काबिज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सन 1962 की लड़ाई के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोष दे रही है। वो कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने अगर समय पर चेत गए होते, अगर समय पर हमने कार्रवाई की होती तो चीन सन 62 की लड़ाई में हम पर हावी ना होता और हमारी लाखों किलोमीटर भूमि पर काबिज ना होता। लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि उस समय देश की हालत क्या थी। जब देश से अंग्रेज़ गए तब देश की माली हालत क्या थी, आर्थिक हालात क्या थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश को खड़ा करने में लगे रहे। बिना पैसे के, बिना आर्थिक संसाधनों के उन्होंने बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े कारखाने, भिलाई कारखाना, राउल कारखाना, दुर्गापुर कारखाना, स्टील कारखाने उन्होंने खड़े करे। उन्हें टाटा स्टील कारखाना भी खड़ा करा जमशेदपुर में, तो टाटा को आगे ला करके। और इसके लिए उन्होंने रूस की मदद ली। रूस ने हमें खुले हाथ से मदद दी। उसी समय हमारी स्थिति ये थी कि हम दाने दाने को मोहताज थे। और उसके लिए जब हम अमेरिका के पास गए तो अमेरिका ने बहुत ही कठोर शर्तों में हमें PL 480 के तहत
वो गेहूं दिया जो वहाँ पर उनके जानवर खाते थे, यानी सूअर खाते थे, वो गेहूं हमें दिया। लेकिन हम मजबूर थे, हमें लेना पड़ा। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। सन 62 की लड़ाई से पहले चाउमिन लाइन भारत में आए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। वो तो जवाहरलाल नेहरू ने बौद्ध धर्म के पंचशील को मानते हुए उन्होंने सोचा कि हमारा देश एक बौद्ध देश है, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म पनपा फला फूला और पूरे विश्व में फैला, जिसमें चीन भी है। और चीन क्योंकि एक बौद्धिस्ट देश है, इसलिए वो पंचशील का सिद्धांत मानते हुए हिंदी चीनी भाई भाई के चीन के फर्जी नारे पर मोहित हो गए। फल ये हुआ कि चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया और तिब्बत को कब्जे में लेने के बाद वो धीरे धीरे हमारे देश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला गया। और अब क्या ऐसी आवश्यकता थी कि चीन के प्रेसिडेंट को भारत में बुलाया जाए? इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और इसके लिए ये कोई भी गलत से गलत कदम उठाने में बाज नहीं आते। तो इन्होंने वहाँ पर तिब्बत और भारत के बीच में सड़कें बनाने का काम किया, अपने सैनिक स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया और हमारे देश में जनता सिर्फ इसी उसमें उलझी रही कि भाई मुसलमान हमारे भी दुश्मन हैं, मुसलमान को क्या कहते हैं सबक सिखाओ, दलित हमारे जो है दुश्मन हैं, दलित हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें जो है सबक सिखाओ। वो सन केंद्रीय सत्ता सन 2014 से लेकर अब तक सिर्फ पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने में लगी रही, उसको 56 इंच का सीना दिखाने में लगी रही, क्योंकि वो जानते कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक कमज़ोर स्टेट है, पाकिस्तान अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए पाकिस्तान को आंख दिखाते रहना ये उन्हें बहुत सरल लगा। लेकिन अब जबकि चीन हमारे सीने पर आग थमका है और हमें अब वो लाल आंखें दिखा रहा है, तो अब पासा पलट गया। पहले पाकिस्तान के सामने भारत के हाथ में लाठी थी, अब भारत के सामने चीन के हाथ में लाठी है। अभी भी ये कोई कूटनीतिक ऐसी चाल नहीं चल पा रहे हैं जिससे चीन पीछे हट जाए। चीन पीछे हटने वाला नहीं है। चीन ने तो हजारों की तादाद में अपनी फ़ौज वहाँ पर खड़ी कर दी है, आर्टिलरी खड़ी कर दी है, तो खाने खड़े कर दिए हैं और प्लास्टिक मिसाइल भी उन्होंने वहाँ पर लगा दी है। उन्होंने सैनिक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो ऐसे वापस जाने वाले नहीं हैं। बल्कि ख़तरा यह है कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, उसको भी धीरे धीरे कब्जाने के लिए वो प्रयासरत रहेगा। वो जो है इस तरह सुलह समझौतों से मानने वाला नहीं है। अगर इन 6 सालों में भारत सरकार सजग होती और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए वहाँ पर सड़कों का निर्माण करके अपने सैनिक ठिकाने बनाए होते, तो आज के इस हालात में हम ना होते। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे केंद्रीय सत्ता को तो इस बात की चिंता है कि हम राज्यसभा में कितने मेंबर लेकर के आए। उन्हें ये चिंता नहीं है कि हमारे देश में चीन कहाँ तक घुस आया है। वो सिर्फ
हमारी जनता को मुगालते में रख के उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका है, केंद्रीय सत्ता ने कब्जा कर रखा है। जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी केंद्रीय सत्ता हावी है। तो फिर क्या बचा? अब तो सिर्फ जो वो कहे हमारा प्रधान सेवक, जो हमारा चौकीदार हमें बताए, हम समझते हैं कि वही सच्चाई है और उसे मानने के लिए हम अभिशप्त हैं। लेकिन ये जो स्थिति है ये भयानक है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। इसे केंद्रीय सत्ता की जो रिमोट कंट्रोल रखने वाली आरएसएस को समझना चाहिए कि सिर्फ एक छद्म राष्ट्रवाद का नारा देने से ही देश जो है वो उनके कब्जे में नहीं आ जाएगा। अगर आ भी गया तो वो क्या होगा? ये क्या दुनिया में मुंह दिखाने लायक रहेंगे? प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था हमें, लेकिन जब वो जापान के प्रधानमंत्री को यहाँ लेके आए और 1 घंटे तक झूला झुलाया तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने सिर्फ यही कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास इतना समय फालतू है तो तुम्हें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है? और बुलेट ट्रेन का सपना धराशायी हो गया। बुलेट ट्रेन की चिंता नहीं, क्योंकि वो तो एक दिवा स्वप्न दिखाना था देशवासियों को। लेकिन जो ये छीन आ गया है हमारी छाती पर, उसका मुकाबला कैसे होगा? उसको हम कैसे अपनी सीमाओं से बाहर कर सकेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश का प्रधान सेवक एक मॉड बनिया है। बनिया वो समझता है कि हम हर हालत में, चाहे कैसे भी हालात हों, सिर्फ अपने फ़ायदे को देखो। तो इस स्थिति में भी वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, यानी कि हम सत्ता पर, देश की सत्ता पर, उस देश के राज्यों की सत्ता पर, देश के केंद्र की सत्ता पर कैसे हावी रहे, कैसे काबिज रहे, कैसे हम डुगडुगी बजा करके देश की जनता को बंदर का नाच दिखाते रहें। तो हमें ये समझना है, सोचना है। मैं बार बार कहता हूँ कि स्थिति बहुत विकट है। देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अप्रमादी होना पड़ेगा। तभी हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपने फौज के बलबूते चीन को धूल चटा सकते हैं, क्योंकि हमारी फौज बहुत जाबाज है। वो अपनी जान पर खेल कर भी अपने कर्तव्य का पालन करने से चुकेगी नहीं। लेकिन देश का नेतृत्व नकारा है। इस नकारे नेतृत्व के सामने फौज भी बेबस है। हमारे प्रधान सेवक ने फौज में भी अपने पिट्ठू पाल लिए हैं। जैसे कि अभी तीनों सेनाओं का एक कंसोर्टियम बना करके बिपिन रावत, जो पहले हमारी सेना के प्रमुख थे, उनको सुप्रीम बना दिया है, वहाँ पर बना करके बैठा दिया है। उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि कोरोना महामारी में हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा करा दी हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए। तो ये कोरोना योद्धाओं का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। इसलिए दोस्तों, भाइयों, संभलो, देखो, समझो, और ये जो नकारा सत्ता है इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटा दो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।